नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर्स कर रहे थे। उसी में लास्ट जो हमने बात करी थी वो करी थी तुगलक और सैयद वंश की। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो नया राजवंश स्थापित होता है वो था लोधी वंश। इस लेक्चर में हम इसी लोधी वंश की बात करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, लास्ट हमने बात करी थी कि सैयद वंश जो है वो कमज़ोर पड़ने लगा था और सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी स्वेच्छा से बहलोल खां लोधी को अपना शासन सौंप दिया था। बहलोल खां लोधी के समय ये अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये बदायूं चला गया और बदायूं तक ही सीमित होकर रह गया और उसने अपना ये संपूर्ण शासन जो है बहलोल खां लोधी को संभला दिया। और इस तरह से दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसे इतिहास में हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं। देखिए, जो लोधी थे ये मूल रूप से अफ़गानी थे। अभी तक अपन जितने भी राजवंश पढ़ते आए हैं, चाहे अपन ने तुगलक पढ़ा, चाहे अपन ने दिल्ली सल्तनत के वो गुलाम वंश को पढ़ा, ये सभी जो लोग थे ये तुर्की थे, है ना कहीं इनका संबंध जो है वो तुर्की से था। परंतु इस बार ये जो लोधी आए हैं ये मूल रूप से अफ़गानी थे। तो कभी आपसे पूछ लें कि दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफ़गानी राजवंश कौन सा था, तो आप लोधी वंश कहेंगे। देखो, ये बहुत ज़रूरी है। इससे जब ये बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत में स्थापना करता है अपने शासन की, तो इसे प्रथम अफ़गान सत्ता का स्थापना भी कहते हैं। प्रथम अफ़गानी सत्ता पहली बार कब स्थापित हुई, प्रथम अफ़गानी शासन कब स्थापित हुआ दिल्ली में, तो ये बहलोल लोधी है। द्वितीय अफ़गानी शासन जो स्थापित होगा ना वो होगा शेरशाह सूरी के समय, है ना। आगे चल के भारत की राजनीति ये अफ़गानी और मुग़लों के चारों तरफ बहुत घूमती है। तो आप ज़रूर ध्यान रखना कि जो लोधी थे ये थे अफ़गानी थे और अफ़गानों की एक बड़ी महत्वपूर्ण शाखा थी शाहू खेल। अफ़गानों की एक बड़ी महत्वपूर्ण शाखा थी कौन सी, शाहू खेल, उससे इनका संबंध था। ये जब दिल्ली का शासक बना तो इसने गाजी की उपाधि धारण करी। साथ ही साथ वो अफ़गानिस्तान के जो प्रचलित रीति रिवाज थे जिसमें सभी सरदारों के बराबर बैठना, सरदारों को अपने समकक्ष बनाना, समकक्ष रखना, इसने वो वाली प्रथाएं वापस शुरू कर दी। तो इसने दिल्ली के आसपास अफ़गान सरदारों को खूब सारी जागीरें प्रदान करी। ठीक है, जब ये शासक नहीं बना था तो उससे पहले ये सरहिंद का सूबेदार था। सरहिंद पंजाब रियासत में था, ये सरहिंद का सूबेदार था। और उसके बाद सरहिंद के बाद ही जो है इसे दिल्ली की सल्तनत मिली थी। तो बहलोल लोधी की जो सबसे बड़ी सफलता थी, उसने जौनपुर के शर्की वंश को हराकर जौनपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया था। ये जौनपुर जो है वो लंबे समय तक जो है ये दिल्ली सल्तनत का विरोधी रहा था और इस जौनपुर सल्तनत को इसने जब जीता तो इसके मान सम्मान में बहुत वृद्धि हुई। इसने बहलोली नामक एक सिक्का भी जारी किया था, ये अकबर के शासनकाल तक चलता रहा। इसने 1486-87 में ग्वालियर के शासक रायकर्ण को भी पराजित किया और ग्वालियर पर इसका अंतिम अभियान हुआ 1489 के अंदर। 1489 में जब ये वापस दिल्ली की तरफ आ रहा था तो रास्ते के अंदर बीमार हो गया और बीमार होकर इसकी मृत्यु हो गई। तो जो भी बात है, दिल्ली के अंदर जो सैयद काल के अंदर दिल्ली सल्तनत अस्थिर हो गई थी, लोधियों ने या बहलोल लोधी ने उसको फिर से स्थायित्व प्रदान किया। इसकी मृत्यु के बाद जो है इसका पुत्र निज़ाम खां जो है वो सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसके सिकंदर लोधी के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। इसकी माँ भी जो है एक हिंदू थी। जैसे फिरोज़ तुगलक और ये सिकंदर लोधी ऐसे शासक हुए हैं जिनकी माताएं हिंदू थी, परंतु फिर भी सिकंदर लोधी जो है इसने अपनी चालाकी कूटनीति के बल पर जो है अपने जितने भी अपोजिशन थे उनको शांत किया और स्वयं गद्दी पर बैठा। देखिए, क्योंकि आरोप लगते थे कि हिंदू माँ के संतान है, इसलिए स्वयं को कट्टर इस्लामिक शासक साबित करने के लिए इसने असहिष्णुता की नीति का पालन किया और इसने अपने शासनकाल के अंदर आप समझिए कि कई सारे ऐसे काम जो गैर इस्लामिक समझे जाते थे उन्हें इसने
समाप्त कर दिया। चाहे वो मुसलमानों के लिए अगर उनके कुरान इजाज़त नहीं देती थी उसे भी बंद किया, और हिंदुओं के लिए तो उसने बंद किया ही किया। इसने भूमि की पैमाइश के लिए एक बड़ा गज सिकंदरी नाम का एक पैमाना चलवाया। सिकंदरी गज बड़ा फेमस है, तो ये सिकंदरी गज किसके नाम पर पड़ा है? सिकंदर लोदी के नाम पर। इसने धौलपुर, मंदरैल, नरदर, नागौर जैसी राजपूत जागीरों को जीता, हालांकि ग्वालियर को ये नहीं जीत पाया था। इसके शासन का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि इसने संस्कृत के एक ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद की संबंधित बातें लिखी हुई थी, उसका फरहंगे सिकंदरी के नाम से इसने अनुवाद कराया। 1504 में इसने आगरा की स्थापना की और 1506 में इसने आगरा को दिल्ली की राजधानी बनाया। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। तो सिकंदर एक असहिष्णु शासन था, हमने बात करी थी। इसने मुहर्रम में ताजिए निकालने की पाबंदी लगा दी, मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया। तो जैसे हमने भी बात करी थी, मुस्लिम शिक्षा के लिए सुधार के लिए तुलुबा के शेख अब्दुल्ला और शेख अजीज़ुल्लाह को इसने आगरा में बुलवाया। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत कला के एक ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई थी। प्रसिद्ध जो संत हुए हैं कबीर दास, वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये वाला पॉइंट ज़रूर आप याद रखिएगा। ये सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से जो है कविताएं लिखता था। ये एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक है जो स्वयं एक कवि था, और इसने अपनी गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखी हैं। तो इसके समय जो है कई सारे और भी दूसरे ग्रंथों का जो है वो फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया। विद्वान शासक था, ऐसी बात नहीं है, हालांकि असहिष्णु भी था ये। उसने कृषि और व्यापार के लिए भी इसने बड़े काम किए, और कृषि को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है इसने कई सारे सुधार किए। हालांकि ये सब इतना डिटेल में अपने काम का नहीं है, आप तो सिर्फ ये पॉइंट याद रखिएगा। खास करके सिकंदर लोदी, एक तो आगरा की स्थापना कई बार पूछते हैं, एक ये गुलरुखी उपनाम से इसने जो फारसी में कविताएं लिखी, एक गुलरुखी उपनाम से कौन कविताएं लिखता था, दिल्ली सल्तनत को कौन सा सुल्तान लिखता था, तो ये सिकंदर लोदी लिखता था। सिकंदर लोदी की जो मृत्यु है वो एक गले की बीमारी के कारण 1517 में हो गई थी। अब देखिए, सिकंदर लोदी के बाद जो शासक बनता है वो था इब्राहिम लोदी। ये सिकंदर लोदी का बड़ा पुत्र था, और इसने शासक बनते ही जो अपने दादा यानी कि बहलोल खां लोदी की जो नीति थी उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। बहलोल खां लोदी जो है अपने सरदारों के साथ ज़मीन पर बैठता था, उनके बराबरी में बैठता था, पर इसने सुल्तान और जो सरदार थे, अमीर थे, उनके बीच में क्लियर डिफरेंस घोषित कर दिया कि आप सभी सुल्तान के मातहत हैं, सुल्तान के बराबर नहीं हैं। सुल्तान के अंडर आप काम करते हैं, आप सुल्तान के बराबर कभी भी नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति के अंदर कई सारे जो अफ़गान सरदार थे वो इससे नाराज़ हुए। इसमें इब्राहिम खां लोदी का एक चाचा दौलत खां लोदी भी शामिल था, जो पंजाब का गवर्नर था। कहते हैं कि ये दौलत खां लोदी जो था, इसी ने बाबर को जो है दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इब्राहिम खां लोदी ने देखिए जो राजपूत रियासतें थी उनकी तरफ भी इसने आक्रमण की नीति अपनाई। इसने मेवाड़ पर आक्रमण किए। तो शुरुआत में सबसे पहला युद्ध जो हुआ 1517 और 1518 तक चला, ये खातौली का युद्ध। खातौली के युद्ध में ये राणा संग्राम सिंह से बुरी तरह हारा। इसके बाद 1518 के अंदर 1519 के अंदर एक और युद्ध हुआ, जिसे बाड़ी का युद्ध या धौलपुर का युद्ध कहते हैं। इसमें भी इब्राहिम लोदी को हार मिली, राणा सांगा इसमें भी विजयी रहे। तो ये जब इसको यहाँ से हार मिली तो इसके बाद ये वापस राजपूताना की तरफ वापस कभी नहीं आया। लंबे समय तक आप देखें तो शासन भी नहीं कर पाए 1517 से 1526, क्योंकि 1526 के अंदर आक्रमण हो जाता है मुग़ल बाबर का, और बाबर जो है वो पानीपत के पहले युद्ध के अंदर इसको हरा देता है। ये युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु जंग के मैदान में हुई, जो युद्ध के अंदर मारा गया। बाकी जो जितने भी जो थे जितने भी अपने सुल्तान पड़े हैं वो सब कभी कहीं दुर्घटना में मारे गए या फिर किसी न किसी बीमारी से मारे गए, बट ये एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि के अंदर हुई। देखिए, पानीपत का युद्ध अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, इसने भारत के इतिहास को बदल दिया। इब्राहिम लोदी के
पास एक बड़ी सेना थी, बट फिर भी वो बाबर से हार गया। कहा जाता है कि बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर बड़े तोप खाने का प्रयोग किया। तोपों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इब्राहिम लोदी के हाथियों को इसने डरा दिया। बाबर मंगोलों से एक नई युद्ध नीति भारत में लेकर आया, जिसे तुलुगमा पद्धति कहा जाता था। इसके अंदर जो सेना है उसको 3 इकाइयों में, लेफ्ट, राइट और सेंटर में विभाजित कर दिया जाता था। इसके बाद जो है ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन से हमले करती थी। साथ ही साथ इसके अंदर जो है तीरंदाजों को तोपों के पीछे छुपा दिया जाता था, जिस वजह से इन तीरंदाज बच भी जाते थे और लगातार तीर भी चलाते रहते थे। जो भी बात थी, पानीपत के युद्ध के अंदर जो है ये पहला युद्ध था, इसके अंदर इब्राहिम लोदी की हार हुई। साथ ही साथ दिल्ली से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। देखिए, सल्तनत शब्द का मैंने आपको पहले भी अर्थ बताया था, क्योंकि दिल्ली के जो भी शासक हुए इन्होंने अपने साथ सुल्तान की उपाधि लगाई थी, इस वजह से इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। जबकि बाबर आता है तो वो सुल्तान की नहीं, वो बादशाह की उपाधि धारण करता है। इस वजह से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का अंत होकर एक नए सल्तनत की नींव पड़ती, जिसे हम मुगलिया सल्तनत या मुगल काल के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको देख के जाना है, कई बार पूछ लेते हैं। देखो, सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर जो हैं वो लिए जाते थे। उश्र जो है मुसलमानों से लिया जाता था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर, बेसिकली ये दान होता था, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, ठीक है, और खुम्स लूट में अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त अगर कोई धन है उसके ऊपर सल्तनत द्वारा लिया जाने वाला कर था। तो उश्र, खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स, ये 4 प्रकार के बड़े कर थे जो सल्तनत 5 प्रकार के बड़े कर थे जो सल्तनत में वसूले जाते थे। देखिए, सल्तनत काल के जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे उनके कुछ नाम हैं। इसमें से आप देखो, एक तो ये ध्यान रखना, आरिज़ मोमालिक, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। फिर आप ये देखिए बरीद मोमालिक, ये कई बार पूछा हुआ है, बरीद गुप्तचर, बरीद का मतलब था गुप्तचर, ठीक है। फिर एक मुहत्सिब, ये अपन ने बात करी थी मुहत्सिब की तुगलकों के शासनकाल में, नैतिकता का पालन करने के लिए जिसकी नियुक्ति की जाती थी, इस्लाम के अनुसार नैतिकता का पालन करने का जो ध्यान रखते थे उनको मुहत्सिब कहा जाता था, है ना। तो ये और भी बाकी हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं। फिर देखिए, सल्तनत काल में कई सारे जो प्रशासन जो चलते थे उनके लिए अलग अलग विभाग स्थापित किए गए थे, और कई विभागों की मैंने आपको बात कर ही ली थी कि फलां विभाग की स्थापना इस व्यक्ति ने की थी। तो आप देखिए, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये दीवान रसालत, ठीक है, अभी अपन ने बात करी थी। एक ये रहा दीवान इस्तिहाक, दीवान बंदगान और ये दीवान कज़ा, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। हालांकि छोटे एग्जामों में ये नहीं पूछे जाते हैं, बट थोड़ा सा आप जैसे आजकल एसएससी सीजीएल तक में भी ये पूछने लग गए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादा वैसे सल्तनत काल का प्रशासन बहुत डिटेल में है, बट आप अगर इस प्रकार के एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी वगैरह के, कांस्टेबल, पटवार के, तो इसमें आपका ये भारत का इतिहास लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमने शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक से, दिल्ली का पहला सुल्तान था, और आखिरी सुल्तान बना इब्राहिम लोदी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे अब मुग़ल काल की, और शुरू करेंगे हम बाबर से। थैंक यू। कोई क्वेश्चन वगैरह हैं आपके तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा।